हाय हेलो, कैसे हैं सब लोग। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। पीरियोडिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जेईई मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट जैसे दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीरियोडिसिटी से हर साल एक या दो क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज वेटेज फिक्स होता है, चाहे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी के किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पर बेस्ड हो, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो या फिर थियोरेटिकली कंसेप्चुअल पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से पीरियोडिसिटी का। अब सबसे पहले एक बात आपको याद होगी, 10th क्लास में और 9th क्लास में आप लोगों को पीरियोडिसिटी वहां पर भी एक एलिमेंट्री आइडिया के तौर पर बताई गई थी। ठीक है, अब मैं यहां पर ना तो आपको 9th क्लास रिमाइंड कराने वाला हूं और ना ही 10th क्लास। ऑब्वियसली आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैं ये उम्मीद करके बैठा हूं कि आपने 9th क्लास और 10th क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पीरियोडिसिटी पढ़ी होगी। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आईआईटी जेईई का सिलेबस यानी कि जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस आपके 11th क्लास से शुरू होता है और 12th क्लास से खत्म होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से आपने स्कूल में एडमिशन लिया था तब से लेकर 12th क्लास तक वो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन में ही काउंट होता है। 9th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना, 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया लिया। अब 11th क्लास में केमिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो कैटेगराइज होता है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर माना जाता है, जिसके बिना ना तो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं ना ही बाकी के दूसरे चैप्टर्स। ठीक है, पीरियोडिसिटी पढ़ने की हमें जरूरत क्या थी, क्यों पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर दूसरा अदर लाइफ का पार्ट, जरूरत क्या है एलिमेंट्स के बारे में जानने की। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं यही सब बातें बताऊंगा। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके लिए। अब सबसे पहले आप ये समझ के चलिए कि एलिमेंट्स तो बन गए आराम से। पिछले 100-150 सालों में कोई ना कोई एलिमेंट बन के आपकी स्क्रीन के सामने आई होगा, नज़र के सामने आपकी किताब में छपा बैठा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कब खोजा गया, कब से पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ हम लोग एकदम आराम से बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि ये पीरियोडिक टेबल, ये जो 2 वर्ड हैं यार, मेरी बात अच्छे से सुनना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, तब इतने नीचे से लेके जाऊंगा तब जाके ऊपर पहुंचेंगे जेई सेगमेंट पे। ठीक है ना यार, आप लोगों को सीधी सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल, आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल ये मतलब वर्ड है क्या भाई? 2 वर्ड है सिंपल सा, एक है पीरियोडिक, दूसरा है टेबल। समझ में आ रही मेरी बात? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, एलिमेंट्स को कैटेगरी में रखना, ठीक है, एलिमेंट्स की आइडेंटिटी क्रिएट करना, फिर उनके बारे में एनालिसिस करना, रिसर्च करना और अच्छे से डेवलपमेंट की तौर पे सोचना, ये सब कुछ एक टेबुलर फॉर्म में जमाया गया हुआ एक सेगमेंट है। जब एलिमेंट्स को पूरी तरीके से कैटेगराइज करके, क्लासिफाइड करके आप लोगों के सामने, मेरे सामने या दुनिया वालों के सामने एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो अब बेसिकली आपकी स्क्रीन के सामने पीरियोडिसिटी की, तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी पीरियोडिक टेबल के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन के सामने एक किताबी लैंग्वेज लिखी हुई है, पहले इसकी तरफ ध्यान देंगे फिर मेरी तरफ ध्यान देंगे, मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे समझाना चाहता हूं और उससे आप इसे कैसे कैच करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज in such a way that the elements of similar properties are grouped together in a tabular form is called periodic table। भाई दुनिया में जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, दुनिया में जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, समझ लीजिएगा मेरी बात, जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इस तरीके से ग्रुप्ड, मतलब एक ग्रुपिसाइज किया गया, कैटेगरी में बनाया गया है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसी को पीरियोडिक टेबल कहा जा रहा है। यहां पे ऐसी टेबल बनी। अब टेबल में क्या होता है, रोज भी होती हैं, कॉलम भी होते हैं,
अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, पहले रो बना के कॉलम बना। अबे सेट करते जाओगे तो रोज और कॉलम कॉमन सेंस की बात है एक साथ ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जाहिर सी बात है, एलिमेंट्स ना तुमने ढूंढे, ना मैंने ढूंढे, ना आदि मानवों ने ढूंढे। साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे, ठीक है, बड़े बड़े फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट्री पर रिसर्च करने वाले लोग थे। समझ में आ रही मेरी बात? ये इतने बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे कि इनके अंदर एकदम बहुत बढ़िया टाइप की चुल रहती थी। भाई अब कुछ मिलेगा क्या जमीन के नीचे, धरती फाड़ के हनुमान जी प्रकट होंगे, तो ऐसे ही अब मतलब एलिमेंट प्रकट होता था। ठीक है, हम जानते हैं यार एलिमेंट जनरली कहाँ मिल जाता है, अर्थ क्रस्ट पे मिल जाता है। ठीक है, सो बहुत समय पहले की बात, आप कहानी सुनो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से कहानी सुनाऊंगा। ठीक है ना, तो बहुत पहले की बात है, आज से कई युगों युगों पहले की बात है। कोई साइंटिस्ट आया, उसके अंदर चुल्ल मची के एलिमेंट ढूंढेंगे, पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है इस चीज की। इस चीज का नाम है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, अब मेरी बात अच्छे से सुनना। अब अपन ये बात नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई। अब क्यों हुई का इसका जवाब है, भाई दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कहां सजाओगे, कहीं तो रखोगे ना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले साइंटिस्ट की तरफ। भाई साहब का नाम था डोवेर्नियर। ठीक है, अब तुम देखो कितने युगों पहले की बात है, 2021 का जमाना चल रहा है भाई, अच्छी खासी सेंचुरी चल रही है। 1817 की बात कर रहा हूं। डोवेनियर नाम का पहला साइंटिस्ट था जिसके अंदर बहुत बढ़िया एकदम खुजली टाइप की हुई थी कि एलिमेंट्स को ढूंढना, सजाना। ठीक है, सो डोवेनियर ट्रायड रूल्स। आपको फोकस डोवेनियर के नाम पे नहीं करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि यार ये ट्रायड रूल है क्या। ट्रायड से बेसिकली कॉमन सेंस है मेरे अंदर और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। ठीक है, मुझे पता है कि यहां पर 3 चीजों के सिस्टम के बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसको आगे ले जाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी एंटायर केमिस्ट्री में 2 ही चीजें याद रखना अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो। आपको केमिस्ट्री आती है डजंट मैटर, आपके पास कॉमन सेंस है, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, नहीं तो भूल जाइएगा। ओके, ये 2 चीजें मेरे साथ आपको कंटिन्यू रखते हुए चलनी है। ठीक है, अब डोवेनियर के ट्रायड सिस्टम पर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अगेन किताबी लैंग्वेज क्या है, ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रायड। यार 10th क्लास में आपको बताया जाता है, 10th क्लास में आपको बताया जाता है कि एलिमेंट्स 2 तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। भाई कौन कौन सी 2 तरीके की? एक हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। अब आपकी स्क्रीन के सामने यहां सबसे बढ़िया चीज क्या लिखी हुई है, आप अच्छे से देखना, ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। डोवेनियर ने केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट को क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से सुनना। उसने 3 एलिमेंट लिए, मान लीजिए कि एक एलिमेंट है x, दूसरा एलिमेंट है y और तीसरा एलिमेंट है z। ठीक है, उसने 3 एलिमेंट लिए। ठीक है, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, मतलब कि इस तरीके से डोवेनियर चाहता था एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करना। इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगेन वही, मैं बार बार नहीं बोलूंगा किताबी लैंग्वेज। ठीक है ठीक है, फिर भी बोल दिया मैंने। ठीक है भाई, डोवेनियर के ट्रायड में क्या था, मेरी बात सुनना। ऑब्वियसली यार कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट भी रखता होगा। ठीक है ना, एटॉमिक वेट कहाँ काउंट किया जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब आप ये मत बोलना सर अरे एटॉमिक वेट फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने केमिकल प्रॉपर्टी बोला। अरे थोड़ा रुको, सब्र करो। ठीक है, अपन समझेंगे। सो गाइस,
एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ओ बाप रे, ये क्या कर दिया डोबेनियर ने। तो पता क्या बोलना चाहता है चचा? कहना चाहते हैं कि x का जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, y का जो एटॉमिक वेट है और z का जो एटॉमिक वेट है आपके हाथ में। ट्रायड सिस्टम पता है क्या कहता है? ट्रायड सिस्टम ये कहता है कि अगर आपको बीच वाले का वेट पता करना है, किसका? अगर आपको बीच वाले का वेट पता करना है तो चचा आपको x प्लस z करके उसका एवरेज निकालना होगा। और ये एवरेज वेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एवरेज वेट y को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई मेरी बात? एग्जाम्पल से समझते हैं आगे, ठीक है। अब इसके बेटर एग्जाम्पल देखना, 3-3 का सेट बनाया हुआ है। डोबेनियर ने 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया हुआ है। अब आप सोचोगे सर ये सेट कैसे बना लिया? जरूरी है सर पोटेशियम के साथ रुबिडियम लिखना, सीजियम लिखना? अरे पोटेशियम के साथ क्लोरीन भी तो लिख सकते थे, फ्लोरीन भी तो लिख सकते। जरूरी है हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन क्लोरीन लिख रहे हो? हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी तो लिख सकते थे। अरे भाई मेरे सुनो, थोड़ा रिवाइंड करते हैं, अभी आप समझे ही नहीं मेरी बात को, अभी आप ठीक तरीके से समझे ही नहीं। डोबेनियर का रूल कब आया था? 1817 में। डोबेनियर का रूल क्या कहता है कि जितने नोन एलिमेंट्स थे, अरे तो मेरे भाई 1817 में जितने नोन थे ना, उसी के बेसिस पर उसने 3-3 का सेट बनाया था, ज्यादा एलिमेंट थे ही नहीं, ठीक है। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाए जा रहे हैं कि भाई पहला 3 एलिमेंट का सेट ये है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरा 3 एलिमेंट का सेट फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का है, ठीक है। तीसरा सेट किसका है? सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम का। चौथा किसका सेट दिया? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, या स्कैंडियम, वाइब्रेनियम और लेक्टेनियम। इस तरीके से डोबेनियर ने 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया। उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ये दोनों से कौन सा एलिमेंट तैयार हो रहा है मेरे भाई? तैयार इन द सेंस एटॉमिक वेट के केस, ठीक है ना, रुबिडियम। ये कहानी है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3 डिफरेंट एलिमेंट का एक सेट। क्लोरीन का वेट हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कितना है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पीरियोडिसिटी, ये जो चैप्टर मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं ना, इससे पहले आपको एक और चैप्टर पढ़ना होगा। कौन सा? इसके जस्ट पहले वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से बोल बोल के पढ़ा रहा हूं तो आप लोग ये सोचने लग जाएं कि कोई किसी से लिंक नहीं है। पूरी एंटायर केमिस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर नहीं आता है तो आप इस चैप्टर को भूल जाइए। आप पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर जीवन में नहीं पढ़ सकते। और अगर आपको पीरियोडिसिटी नहीं आता तो पूरी इनऑर्गेनिक भूल जाइए। अब पूरी इनऑर्गेनिक किस पे टिकी है? किसके कंधों पे टिकी है? पूरी इनऑर्गेनिक टिकी है आपके 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पर। वहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जाता है, वहीं एलिमेंट के वेट, एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टी के बारे में सिखाया जाता है। जब चैप्टर खत्म हो रहा होता है ना, तब इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसी एग्जांपल की। हमारे पास है क्लोरीन, जिसका वेट कितना होता है? 35.5 हम लोग जानते हैं। आयोडीन का वेट होता है 127। अब डोबेनियर ने स्टेटमेंट तो दे दिया कि 3 डिफरेंट एलिमेंट का सेट बनाया जाए और मिडिल वाले का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा, बट ये कैलकुलेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं आती थी। एटॉमिक वेट मिडिल वाले एलिमेंट का
पॉइंट्स में ऊपर नीचे भी हो सकता था या फिर कुछ सिंगल डिजिट में भी ऊपर नीचे हो सकता था। 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स नहीं आए डोबेर्नियर के पास, ठीक है, इसलिए वो फेल हुआ। तब जाके दूसरे ने बंदे ने और आगे की कहानी लिखी डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाली। तो भाई 35.5 प्लस 127 को भाई ऐड किया गया, एवरेज निकाला गया, 81.2 का आंसर आया। जबकि ब्रोमीन 81.2 है ही नहीं एटॉमिक वेट के मामले में, कितना है 80। लेकिन फिर भी डोबेर्नियर क्या कहता था, अपने आप को तसल्ली देने के लिए ऑल इज वेल सब ठीक है, हमने जो किया वो सही है, बाकी लोगों की ऐसी की तैसी, ठीक है। 81.2 यानी कि 1.2 ही ज्यादा आया ना। 1.2 क्या मैटर रखता है, कुछ भी नहीं रखता मैटर भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोबेर्नियर अपना सच्चा आदमी था, आई लव यू, ठीक है ना भाई, तूने सही किया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में लेते हैं कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम वाली सीन। अब कैल्शियम का वेट 40, बेरियम का 137, एवरेज निकाला 88.5। अबे ये मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन स्ट्रोंशियम तो रियल में है ही नहीं 88.5, कितना है 87.5, डिफरेंस है। लेकिन इस चीज से मुझे एक आइडियोलॉजी के तौर पर पता यह चला, डोबेर्नियर ने मेहनत बहुत की थी, वो एक्यूरेट वेट नहीं निकाल पाया मिडिल एलिमेंट का, लेकिन उसके आसपास तो ले ही आया ना। मतलब 99% वो सक्सेस था इस चीज में। ओके, लिथियम का वेट 7, पोटेशियम का 39, सोडियम का कितना हुआ 23। अरे मैं क्या देख रहा हूं 23, यानी कि सोडियम के केस में ये परफेक्ट निकला। अब मैं डोबेर्नियर को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि भाई सोडियम एक्यूरेट निकाल दिया वेट, बाकी के दो नहीं निकाल पाए, लेकिन नियर बाय तो निकाल दिए। माइनर सा डिफरेंस, जिसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल भी बोल सकते हो। डोबेर्नियर भी सच्चा आदमी था, किया उसने मेहनत, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आते हैं आपके एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है। द लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू, आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि ट्रायड का लॉ क्या है। 3 डिफरेंट एलिमेंट का एक सेट, बीच वाले का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वलेंट होगा। मेरा वर्ड सुनिएगा, इक्वल नहीं बोला मैंने, इक्वलेंट, यानी कि माइनर सा ऊपर माइनर से नीचे हो सकता है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इक्वल होगा, सोडियम वाला केस होता तो मैं बोल देता इक्वल है, इक्वलेंट बोल दिया, ऊपर नीचे समझ लेना अपने हिसाब से। कॉमन सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, 2 चीजें चाहिए भाई अपने साथ, ठीक है। ऑप्शन ए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, एंड ऑप्शन डी क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब तक तो आपने कर ही लिया होगा, जितनी देर में मैं बकवास कर रहा था उतनी देर में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ एक ऑप्शन करके दिखाऊंगा, ओके, पहला ही वाला और कुछ नहीं। अरे मुझे पता है नाइट्रोजन का निकालना है, तो भाई कार्बन कितना है 12, चाचा अपने ऑक्सीजन कितने हैं 16, ठीक है, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28। अरे बाप रे बाप, सही है ये तो, हाँ सही है क्या? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सही है क्या? नहीं है बे, नाइट्रोजन 14 होता है, N2 28 होता है, गलत। अब मैं बी सी डी करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना, ओके, फिर भी सही आंसर बता दूंगा। अरे ये वाला तो अभी देखे हो बे, अभी तो करके दिखाया है पिछली साइड, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी है, इतना हम नहीं करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 2 पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस बार लिखा है कि कौन से ऑप्शन में ट्रायड सिस्टम नहीं लगेगा, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बीच वाले का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर आएगा और एक का नहीं आएगा। यानी कि इस बार पता है क्या करना है, इस बार हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करनी है। हिट एंड ट्रायल पता है क्या? ऐसा ढूंढो जिसका वेट एक्यूरेट वही ना, ठीक है। ये तो भाई इसको तो अभी जस्ट अभी देख के आए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको देख के आए हैं, इसको देख के आए, एक काम करते थोड़ा और आगे बढ़ते, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने मजा आ जाएगा। इसका आंसर है बी। अब बी ऑप्शन देखना जरा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। आपसे पूछा है नॉट एप्लीकेबल, ये देख लेना, नहीं पता चले कि एप्लीकेबल वाला आंसर निकाल दो। पहला इलस्ट्रेशन मैं कर चुका हूं, दूसरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने आंसर शो कर दिया गया है, ठीक है। आपको बता दिया गया है कि कैसे करना है, ओके। नाउ थोड़े और आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है।
जस्ट अ मिनट, सॉरी। अब हम बात करते हैं, देखो ये कहानी समाप्त होती है आपके डोबेरनियर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जो कब आया था, जो जस्ट बाद आया। अच्छा सुनना मेरी बात, डोबेरनियर कब आया था, 1817 में। उसके कुछ समय के बाद 1865 में आया आपके पास न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अभी तक आपका डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है, ठीक है। अब हम बताएंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था, ठीक है। सबसे पहले वही थियोरिटिकल बुक वाली लैंग्वेज। आपकी स्क्रीन के सामने क्या लिखा है कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यार मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुनियो जरा ढंग से। डोबेरनियर ने एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अरेंज किया, ठीक है। न्यूलैंड क्या कह रहा है, न्यूलैंड बोल रहा है कि उसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जस्ट सपोज कि यहां पे लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी, कितने एलिमेंट हो गए, अभी मैं और भी लिखूंगा, ठीक है। देखना, ये फर्स्ट एलिमेंट अपना, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवंथ एलिमेंट, जी के बाद एच, और ये अपना एट्थ एलिमेंट, ठीक है। अब ये ए बी सी डी ई एफ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसने कहा न्यूलैंड ने कि भाई साहब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है भाई, तुम्हारे H का, G का, देन F, देन E, C, ठीक है, D, C, B, A। ये हो गया आपके एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास H का, सबसे कम एटॉमिक मास A का, ओके। तो अब न्यूलैंड ये कहना चाहता है कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट है उसकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो सिमिलर रहेगी, किससे, फर्स्ट एलिमेंट से, सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये न्यूलैंड कहना चाहता, और म्यूजिकल रिदमिक फॉर्म में भी आपको समझा दिया जा रहा है, लाइक का सा रे गामा पादा नीसा, देख रहे हो तुम, ये है सा तो ये भी सा, लाइक दैट। यार आप इतना ये म्यूजिकली अपन इंडियन आइडल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात यह है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल, यानी कि 1865 तक इनर्ट गैसेस जो थी वो नोन नहीं थी, यानी कि इनर्ट गैसेस के अते पते नहीं थे, मतलब एग्जिस्ट तो करती थी, डिस्कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं ऐसी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ओके। अब बताते हैं हम और आगे की कहानी। न्यूलैंड के टाइम तक ये जो एलिमेंट्स है आपकी स्क्रीन के सामने, ये देख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ना नोन वाला सिस्टम है, मतलब तब तक ये डिस्कवर हो चुके थे। लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम के आगे बेरिलियम, बेरिलियम के आगे बोरोन, बोरोन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे नाइट्रोजन, उसके आगे ऑक्सीजन, उसके आगे फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की खोपड़ी पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ठीक है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। इधर सोडियम के नीचे पोटेशियम। अब अच्छे से आप सिर्फ इतना इतना फोकस करेंगे, कितना कितना फोकस करेंगे, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना उतना फोकस करेंगे सब लोग, ठीक है। इतना फोकस करियो। अब जरा यहां पे देखो, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर है। कौन सी प्रॉपर्टी मेरे भाई, मेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है ना।
तो मेरी बात ये सुनना कि हम ये कहना चाहते हैं कि भैया जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है किससे? आठवां एलिमेंट ढूंढो जरा, अगर ये 1 है तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, तो ये आठवां है। यानी कि जो जिस प्रॉपर्टी का उसे उसी के नीचे रखा गया है। आठवां एलिमेंट था सोडियम, आठवां एलिमेंट था सोडियम, उसे किसके नीचे रख दिया? लिथियम के ही नीचे। क्यों? क्योंकि लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। लिथियम एल्काइली मेटल, सोडियम एल्काइली मेटल। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से। लेकिन ये कहानी कैल्शियम तक आके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद और अदर एलिमेंट आना चालू हो जाते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक्स। ठीक है। अच्छा, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि यार ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन में कुछ चीजें फर्क करने लग जाती हैं। लिमिटेशन का मतलब ये है कि कहीं कुछ कॉन्सेप्ट की कमी हो गई, और ड्रॉबैक का मतलब ये है कि कहीं उसी कॉन्सेप्ट में आपको कहीं गलती नजर आ गई। भाई सीधी सिंपल सी बात है कि गलती का नजर आना या फिर किसी कंसेप्ट में किसी चीज की कमी होना, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के ड्रॉबैक्स के बारे में या फिर उसके ही लिमिटेशन के बारे में। या तो कहीं ना कहीं वो गलत भी साबित होता है या कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट में किसी चीज की कमी भी है। ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, अगेन वही किताबी लैंग्वेज यार। ठीक है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे वापस चलते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि यार कैल्शियम के जस्ट बाद, यार यहां पर कैल्शियम के बाद से ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है ये वॉयलेट होना चालू हो जाता है, नहीं होता फॉल, इसके बाद फॉलो नहीं हो पाता है कैल्शियम के जस्ट बाद। इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। अब जरा इसको ढंग से पढ़िएगा, जस्ट मिनट, इधर आ जाता हूं, इस तरफ आ जाता हूं मैं। दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं बैठेगी भाई, सेम नहीं है। बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरली जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, प्योर मेटल होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट इंस्टीड ऑफ 8 एलिमेंट, जबकि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहता है कि 8 एलिमेंट का एक सीरीज होना चाहिए और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमारे फर्स्ट एलिमेंट से मैच करनी चाहिए। जबकि कैल्शियम के बाद 18 और एलिमेंट्स आ जाते हैं। कैल्शियम के बाद 18 आ गए, 8 तो नहीं है ना, रूल ही वॉयलेट हो गया। चाहिए हैं 8, आ रहे हैं 18। अब किसकी प्रॉपर्टी किससे देखें? अब आप में से बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर पोटेशियम, ठीक है, मतलब सॉरी पोटेशियम नहीं, कैल्शियम के बाद आप 8वें एलिमेंट पे जाके रुक जाना, होने दो 18 एलिमेंट, हमें उससे क्या करना। आप 8वें पे जाके रुक जाना, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कह देना। तो भाई क्यों कह देना? तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ी कहेंगे, तुम्हारी खुशी के लिए केमिस्ट्री के रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे भाई, केमिस्ट्री थोड़ी बदल जाएगी कि तुम्हें जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, तो मैं तुमसे कह दूं हाँ भाई ठीक है भाड़ में जाने दो 18 एलिमेंट्स, तुम तो 8th पे जाके रुक जाना, 8th की प्रॉपर्टी को फर्स्ट से सिमिलर बोल देना। अबे ऐसा नहीं होता बे, ठीक है, ये उतना आसान नहीं है कि बिस्किट और बिस्कुट को सेम कह दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, सो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आगे क्या कहता है, सुनना मेरी बात। दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये कहानी हो गई, अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करने वाला, इस पॉइंट पे ध्यान दो अब। ठीक है, जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, मतलब इनर्ट गैस एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, आपकी नॉलेज में आए, साइंटिस्ट की नॉलेज में आए, पीरियोडिक टेबल में उनको जगह दी गई। ठीक है, तो इनर्ट गैस को इंक्लूड कहाँ किया गया पीरियोडिक टेबल में? अब सोचना जरा, जैसे ही इनर्ट गैस आ गई, अब लिथियम के 8वां एलिमेंट, लिथियम से 8th एलिमेंट कौन होता था? फ्लोरीन, सोडियम, सॉरी। लेकिन अब भाई इनर्ट गैस आ गए, कहाँ बैठाओ, कहीं बिठाया तुमने उसको। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस एंड इंक्लूड इन द पीरियोडिक टेबल
इट बिकम्स एट्थ एलिमेंट, वो आठवां एलिमेंट बन गई भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां एलिमेंट कौन बन गया? आपकी इनर्ट गैसेस। ठीक है, जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, उन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई, उस जगह देने की वजह से अब एट्थ एलिमेंट आपकी नोबल गैस बन गई, जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रही थी। ये भी एक ड्रॉबैक ही है मेरे भाई, ठीक है ना। सो एल्काइली मेटल, तो फिर एल्काइली मेटल्स के बाद सुनना मेरी बात, ये रूल आगे बढ़ा ही नहीं, कैल्शियम तक ही सीमित रह गया, एल्काइली अर्थ मेटल तक। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब भैया हमें सीधी सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि वो फेल हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की परीक्षा में, पेपर में, एग्जामिनेशन में चचा अपने फेल हो गए, न्यूलैंड भी फेल हो गया भाई, ठीक है ना। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसके फेल होने का ये भी रीजन था कि कैल्शियम के बाद जब डी ब्लॉक की मेटल्स आना चालू हुई, जिनका वेट बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवियर होने लगा। ठीक है, सो अब मेरी बात अच्छे सुनना, ये भी फॉलो नहीं कर सकते थे। पॉइंट क्या लिखा है? ही फेल्ड इन द केस ऑफ हैवियर मेटल्स एज सो हैज बीन प्लेस्ड एटम्स विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर। हैवी मेटल को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ सेट किया गया, ठीक है ना। एक्चुअली ये इसको हटाओ, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। सो लिखा हुआ अलग हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं लोथर मेयर कर्व की, ठीक है। हम लोगों ने डोबेर्नियर देख लिया, न्यूलैंड देख लिया। डोबेर्नियर 100% एक्यूरेट नहीं था, न्यूलैंड 100% एक्यूरेट नहीं था। तो 100% एक्यूरेट कौन हुआ? डोबेर्नियर के बाद न्यूलैंड आया, 1817 के बाद 1865 में कोई और आया, उसके बाद 1869 में कोई और आया, ठीक है। डोबेर्नियर के फेल होने के बाद और न्यूलैंड के फेल होने के बाद लोथर मेयर नाम के साइंटिस्ट ने अपनी डेवलपमेंट जारी रखी, ठीक है। और 1869 में उसने भी एक थीसिस दी। उसने पीरियोडिक टेबल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उसने एक थीसिस दी। थीसिस क्या थी बताता हूं। उसने एक ग्राफिकल मेथड से एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल था, मैथमेटिकली नहीं था, ठीक है, कंसेप्चुअली भी नहीं था। उसने क्या किया, एक सोच थी बस उसकी। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। यार हम जानते हैं कि अगर कोई एटम किसी पर्टिकुलर वेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब किसी एटम के पास कोई ना कोई वेट है, डेफिनेटली वेट है, ठीक है। वेट है तो साइज है, साइज है तो वॉल्यूम है, समझ रहे हैं। तो लोथर मेयर ने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और उनके एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक ऐसा ग्राफिकल प्लॉट कर्व को, ठीक है, एक ऐसा ग्राफिकल प्लॉट जनरेट किया या कर्व जनरेट किया, जिससे वो एलिमेंट्स को सेट करना चाहता था, कैटेगराइज करना चाहता था। कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने उसी कर्व से कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया कि क्या मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जर्वेशन थी क्या। उसने ऑब्जर्व ये किया, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द सेंस 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है। आपको याद होगा 10th क्लास में आपका एक चैप्टर होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स। आपको बताया जाता है कि मेटल्स की कैटेगरीज कितनी होती हैं, नॉन मेटल्स किस बेसिस पर देखा जाता है। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, जनरली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पता है कौन होते हैं? एल्काइली मेटल्स, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लाइक दैट, ठीक है। सो गाइस, एल्काइली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, रुबिडियम,
सीजियम, पोटेशियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जनरली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। लोथर-मेयर कर्व पर एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जो कर्व प्लॉट किया गया था उसमें ये पीक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और आगे की कहानी की बात करूं तो अब हम बात करेंगे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। गाइस, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब जानते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे या फिर जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट थे, जैसे कि अल्कलाइन मेटल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये लाइन ऐसी लिखी हुई है, ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, ये वर्ड हटाना पड़ जाएगा मुझे क्योंकि यहां पे मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। एल्कलाइन मेटल्स की बात हो रही है यार, एल्कलाइन मेटल्स इन द सेंस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, किसके कंपैरिजन में? एल्काइली मेटल के कंपैरिजन में, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। ये लोथर-मेयर कर्व पे कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? डिसेंडिंग पोजीशन, ठीक है। डिसेंडिंग पोजीशन क्या होती है वो मैं आपको कर्व पे ही दिखा दूंगा, इसके बाद कर्व भी आएगा अपना, ठीक है। नाउ फिर हम बात करेंगे मेटालॉइड्स की। मेटालॉइड्स मतलब बोरोन हो गया, SeAsTeAt, समझ में आ रही मेरी बात? सेलेरियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ठीक है। अब ये वो मेटालॉइड्स हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि अगर मैं इनको बात कर लूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देता हूं यार, डी ब्लॉक में मिलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये कहां पर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? ये ऑक्यूपाई करते हैं आपकी बॉटम पोजीशन को, ठीक है। और आगे की कहानी देखिएगा, इसमें आपको ये सबसे पहले एक चीज पर खास ध्यान देना है, और वो क्या है? एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो लोथर-मेयर कर्व पर भी सिमिलर पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे एलिमेंट्स, जस्ट सपोज कि आपके पास एलिमेंट है ए, आपके पास एलिमेंट है बी, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो लोथर-मेयर कर्व पर इनकी पोजीशन भी सेम होगी। देखते हैं, कंक्लूजन पे चलते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है मेरे भाई कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लोथर-मेयर ने क्या प्रपोज किया था? अच्छा, अब ये पूरा कंक्लूजन है भाई, सुनना मेरी बात, इतनी कहानी के बाद एक छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है। लोथर-मेयर ने अपने कर्व को बनाने के बाद कंक्लूजन ये निकाला कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड बिकम द बेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब थोड़ा अच्छे से सुनना, सोचना और समझना यार। लोथर-मेयर ने बहुत सारी चीजें सोची। सबसे पहले लोथर-मेयर ने डोवेनियर के ट्रायड सिस्टम को समझा, उस पर रिसर्च की, उसे एनालाइज किया। वो फेल क्यों हुआ उस पर भी उसने एनालाइज किया, ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को भी उसने एनालिसिस किया, देखा कि न्यूलैंड क्यों फेल हुआ, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी। फिर लोथर-मेयर ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। उसने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक कर्व प्लॉट करके कैटेगराइज करने की कोशिश की। और जब ये सब हो गया और उसने ये सोचा कि भाई जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं उन्हें कर्व में टॉप पोजीशन दे दी जाए, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उन्हें कर्व में कहीं बीच में जगह दे दी जाए, ठीक है। जो मेटालॉइड्स हैं उन्हें बॉटम पे पोजीशन दे दी जाए, ठीक है ना, जैसा यहां पे आप देख सकते हैं। एक बार वापस से चलते हैं, ठीक है। मेटालॉइड्स जो हैं उन्हें बॉटम पे पोजीशन दे दी जाए, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को बीच में जगह दे दी जाए।
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को टॉप पे पोजीशन दे दी जाए और ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए, ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए ताकि आपको यह पता लगे कि एलिमेंट्स अगर सेम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सेम पोजीशन भी ऑक्यूपाई करें। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में लोथर मेयर एक स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट ये है कि भाई एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक वेट का। एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होती है एलिमेंट्स के ही एटॉमिक वेट का, और जो आगे चल के मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का बेस बनेगा। ठीक है, ये था लोथर मेयर। सो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के बीच एक कर्व जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टॉप पोजीशन पर रखे गए हैं, मेटलॉइड्स बॉटम पोजीशन पर रखे गए हैं। ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजीशन पर रखे गए हैं। बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिसेंडिंग पोजीशन पर रखे हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये ब्रोमीन, इस तरीके से। ठीक है, ये है लोथर मेयर कर्व।